मोल कॉन्सेप्ट का लेक्चर नंबर 10। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं अपना स्टाइकियोमेट्री का आखिरी टॉपिक। इसमें हम पढ़ेंगे कि जब दो एलिमेंट कंबाइन होंगे, तो जरूरी नहीं है कि हर बार आपका फ्रेंड एक ही प्रोडक्ट बने। हाँ, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि दो एलिमेंट के कंबाइन होने पे हमेशा एक ही प्रोडक्ट बने। एक से ज्यादा प्रोडक्ट बन सकता है। यदि दो एलिमेंट के कंबाइन होने पे एक से ज्यादा प्रोडक्ट बन सकता है, तो जितने भी प्रोडक्ट बन रहे हैं हर किसी का मोल और मास हमें कैलकुलेट करना आना चाहिए। कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम आज के लेक्चर में सीखेंगे। साथ में यदि आज के लेक्चर में टाइम मिला तो हम अपना मोल कॉन्सेप्ट का तीसरा पार्ट कवर करेंगे, जो कि है कॉन्सेंट्रेशन टर्म। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज के लेक्चर का पहला डील लगाएंगे व्हेन टू एलिमेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म टू और मोर प्रोडक्ट, टू और मोर कंपाउंड। तो व्हेन टू एलिमेंट रिएक्ट टू फॉर्म टू और मोर कंपाउंड, जैसे देखिए, यदि H2 और O2 कंबाइन होगा, इससे क्या बनता है? एक प्रोडक्ट तो आपको पता है कि H2O बनता है। और बताइए, H2O2 भी बन सकता है, H2O भी बन सकता है और आपका H2O2 भी बन सकता है। सिमिलरली, यदि कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन हो रहे हैं फ्रेंड, तो जरूरी नहीं हर बार आपका कार्बन डाइऑक्साइड ही बने, CO भी बन सकता है, दोनों बन सकते हैं। उसके बाद देखिए, N2 और H2 के कंबाइन होने से जरूरी नहीं है कि सिर्फ आपका अमोनिया बने, N2H4 भी बन सकता है कि नहीं? फॉस्फोरस और क्लोरीन के रिएक्ट होने से भी दो प्रोडक्ट बन सकते हैं, PCl3 और PCl5। ठीक है, PCl3 और PCl5। ऐसा करके हर बार जरूरी नहीं है कि दो एलिमेंट के कंबाइन होने पे एक ही प्रोडक्ट बने, एक या एक से ज्यादा प्रोडक्ट बन सकता है। तो यदि एक या इससे ज्यादा प्रोडक्ट आपके रिएक्शन में बन रहे हैं, तो हर किसी का मोल्स और मास आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। ठीक है, चलिए, इतना समझा है फ्रेंड? तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए फ्रेंड, दोनों प्रोडक्ट जो होता है PCl3, इसके समान से PCl3 और PCl5, दोनों फॉस्फोरस और क्लोरीन के कंबाइन होने से बन रहा है। दोनों जो है आपका क्या हो रहा है? फॉस्फोरस और क्लोरीन का कंबाइन होने से बन रहा है। पर हम ऐसा नहीं मानेंगे, हम मानेंगे कि फॉस्फोरस क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके PCl3 बना रहा है। फॉस्फोरस क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके PCl3 बना रहा है। और ये इस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बना है PCl3, ये फिर क्या करेगा? क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके PCl5 बनाएगा। ठीक है ना? ऐसा होता नहीं है, यहाँ पे PCl5 PCl3 से नहीं बना है, PCl5 जो है फॉस्फोरस प्लस क्लोरीन से बना है। पर क्वेश्चन को आसान करने के लिए हम ऐसा ही मानेंगे कि पहले क्या हुआ, फॉस्फोरस और क्लोरीन कंबाइन होके PCl3 बनाए, और फिर PCl3 जो है क्लोरीन के साथ कंबाइन होकर क्या बनाया आपका? PCl3 बनाया, PCl5 बनाया। जैसे देखिए, H2 और O2 के कंबाइन में क्या क्या बन रहा है आपका? H2O बन रहा है और H2O2 बन रहा है। तो इस केस में हम मानेंगे कि पहले H2 और O2 कंबाइन होके आपका H2O बना, और फिर आपका H2O O2 के साथ कंबाइन होके H2O2 बना है। ठीक है, जैसे कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन क्या बनाता है? CO बनाता है और CO2 बनाता है। तो इस केस में फिर हम मानेंगे कि पहले कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके CO बनाया, और फिर CO ने क्या किया? ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके CO2 बनाया। हम ऐसे करके इस रिएक्शन को पढ़ेंगे। ठीक है, समझ में आया? चलिए, उसके बाद क्या करेंगे?
उसके बाद फिर वही मूल कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, या रिलेटिव मेथड की हेल्प से हम क्या करेंगे, इनका परसेंटेज कंपोजिशन बनाएंगे या इनका मोल्स और मास रेशियो बताएंगे। ठीक है, चलिए जैसे देखिए कैलकुलेट मोलर कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर, कैलकुलेट मोलर कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर इफ 96 ग्राम O2 react with, यहाँ पे आपको तीन कंडीशन दिया गया है, 84 ग्राम कार्बन, 24 ग्राम कार्बन, और एक तीसरा कंडीशन भी है 48 कार्बन। तो यहाँ पे क्या है कि जो आपका 96 ग्राम O2 है वो रिएक्ट कर रहा है, तीन अलग अलग रिएक्शन दिखा रहा है। पहली बार वो 84 ग्राम कार्बन के साथ रिएक्ट कर रहा है, दूसरी बार 24 ग्राम कार्बन के साथ रिएक्ट कर रहा है, और तीसरी बार 48 ग्राम कार्बन के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो आपको बताना है मोलर कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर, मतलब आपके मिक्सचर में किसका किसका मोल्स बचा है और कितना मोल्स बचा है। ठीक है, चलिए पहले हम रिएक्शन बनाते हैं। देखिए हमें पता है कि कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर फ्रेंड दो प्रोडक्ट बनाता है, एक बनाते हैं आपका CO और दूसरा CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। हम कैसे पढ़ते हैं इस रिएक्शन को, हम ऐसे पढ़ेंगे कि पहले कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके CO बनाया, और फिर जो आपका CO है वो ऑक्सीजन के साथ फिर रिएक्ट करके क्या बनाया, CO2 बनाया। हम तो ऐसे ही पढ़ेंगे रिएक्शन को, पहले कार्बन ने क्या किया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके CO बनाया, और फिर आपका जो CO है वो O2 के साथ रिएक्ट करके क्या बनाया, CO2 बनाया। ठीक है, चलिए मिटा दे इसको, अभी रिएक्शन बैलेंस नहीं है, उसको बैलेंस भी करेंगे, और बस इतना लिख लीजिए। तो देखिए पहले कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके CO बनाएगा, लेकिन ये रिएक्शन बैलेंस नहीं, इसको बैलेंस कर लीजिए, 2 और 2। फिर जो आपका CO है वो आपका O2 के साथ रिएक्ट करके CO2 बनाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे कितना मोल है कार्बन का, तो देखो कार्बन का कितना 84 ग्राम है, तो कार्बन के 84 ग्राम से मोल निकाल लीजिए, 84/12, तो 7, यहाँ पे 7 मोल है कार्बन के। ऑक्सीजन में कितना मोल है फ्रेंड, तो ऑक्सीजन में कितना है 96 ग्राम है, तो ऑक्सीजन का मोल कैसे निकालेंगे, 96/32, 3 मोल है ऑक्सीजन का। ठीक है, यहाँ पे आपका 3 मोल है ऑक्सीजन का, और यहाँ पे 7 मोल है कार्बन का। अब बताइए फ्रेंड यहाँ पे हम कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, यदि हम प्रोडक्ट का मोल्स निकालना चाहते हैं और यहाँ पे एक से ज्यादा रिएक्टेंट का मोल दिया गया है, तो हम कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, लिमिटेड रिएजेंट का। मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, जब रिएक्टेंट में एक या एक से ज्यादा रिएक्टेंट का अमाउंट दिया होता है, इसको कौन से कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं, एलॉय का यूज करते हैं। यहाँ पे हम लिमिटेड रिएजेंट इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। बताइए फ्रेंड कार्बन और ऑक्सीजन इन दोनों में से यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, हम कैसे निकालते हैं, इसके मूल्स को स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करते हैं। तो 7 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 3.5, और 3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 3, मतलब ये वाला वैल्यू जो है वो लीस्ट है, ये तो 3.5 है और ये कितना है 3 है, मतलब आपका O2 जो है फ्रेंड एक लिमिटिंग रिएजेंट है कि नहीं, O2 जो है लिमिटिंग रिएजेंट है। अब आप बताइए फ्रेंड लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब क्या होता है, लिमिटिंग रिएजेंट हम किसे कहते हैं, ऐसे रिएक्टेंट को
जो रिएक्टेंट में जल्दी कंज्यूम हो जाता है और पूरी तरीके से कंज्यूम हो जाता है। मतलब यदि वो रिएक्शन कंप्लीट हुआ तो वहां पे उस रिएक्टेंट का कोई भी अमाउंट नहीं बचेगा। मतलब यदि ऑक्सीजन फ्रेंड आपका लिमिटिंग रिएजेंट है, यदि इस केस में आपका ऑक्सीजन लिमिटेड रिएजेंट है, तो इस रिएक्शन के बाद क्या ऑक्सीजन का कोई भी अमाउंट बचेगा? नहीं बचेगा। यदि ऑक्सीजन का फ्रेंड कोई भी अमाउंट नहीं बचेगा तो क्या ये रिएक्शन होगा? नहीं, क्योंकि इस रिएक्शन के लिए भी तो आपको ऑक्सीजन चाहिए ना। यहाँ पे यदि पूरी तरीके से ऑक्सीजन कंज्यूम यदि इस रिएक्शन के बाद ये रिएक्शन होगा ना, हम तो ऐसे ही मानते हैं ना, पहले ये रिएक्शन होगा और फिर ये रिएक्शन होगा। तो आपके पास जितना भी ऑक्सीजन का मोल था, यदि इसी रिएक्शन में खर्च हो गया तो क्या इस रिएक्शन के लिए ऑक्सीजन बचेगा? नहीं बचेगा। ये रिएक्शन रिएक्शन तो होगा ही नहीं, है कि नहीं? ये रिएक्शन तो होगा ही नहीं। मतलब पहले वाली कंडीशन में क्या होगा कि पहला वाला रिएक्शन होगा, सेकंड वाला रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट है। मतलब वो पहले रिएक्शन में पूरी तरीके से कंज्यूम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आप प्रोडक्ट निकालिए। यदि ये आपका लिमिटिंग रिएजेंट है तो इसी के हिसाब से हम अपना प्रोडक्ट निकालेंगे। तो देखिए इसके 1 मोल से इसका 2 मोल बनता है। दिख रहा है फ्रेंड आप साफ साफ आपको? इसके 1 मोल से इसका 2 मोल बनता है, तो इसके 3 मोल से इसका कितना बनेगा? 1 से 2, 2 से 4, 3 से 6, तो 6 मोल हमें सीओ मिल जाएगा। ठीक है, 6 मोल सीओ बन जाएगा, मिल जाएगा। और बताइए कार्बन कितने मोल्स बच जाएंगे? देखिए फ्रेंड, इसके 1 मोल से इसके 1 मोल के लिए इसका 2 मोल लगता है, इसके 1 मोल के लिए इसका 2 मोल लगता है, तो इसके 3 मोल के लिए फ्रेंड इसका बताइए कितना मोल लगेगा? यदि 1 के लिए 2 लग रहा है तो 2 के लिए 4 लगेगा, 3 के लिए 6 लगेगा। तो कार्बन के पास टोटल कितना है? 7 मोल है, जिसमें से 6 मोल जो है इस रिएक्शन में खर्च हो जाएगा। 6 मोल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके आपका सीओ बनाएगा। तो कार्बन का कितना मोल बच जाएगा? 1 मोल जो होगा फ्रेंड आपका कार्बन का बच जाएगा। तो अब आप बताइए इस रिएक्शन में फाइनली आपके पास बचा क्या? सबसे पहले तो आपको 6 मोल सीओ का मिला है और ऑक्सीजन लिमिटेड रिएजेंट है तो पूरी तरीके से कंज्यूम हो जाएगा, इसका कोई भी अमाउंट नहीं बचेगा। और बताइए 1 मोल आपके पास कार्बन बच गया। पूरा 7 मोल कार्बन था जिसमें 6 मोल तो खर्च हो गया और 1 मोल बच गया और आपको 6 मोल सीओ मिला। तो 6 + 1, तो इसका जो कंपोजिशन मिक्सचर आएगा, मोलर कंपोजिशन, मोलर कंपोजिशन जो होगा इस मिक्सचर का, मतलब इस मिक्सचर में कितने मोल्स बच रहे हैं, तो कार्बन के कितने बच रहे हैं और सीओ कितने बन रहे हैं। ये तो आपका लिमिटिंग एजेंट है, ये तो पूरी तरीके से खर्च हो जाने वाला है। तो कार्बन के कितने बच रहे हैं फ्रेंड? 1, और सीओ कितने मिल रहे हैं? 6, तो 7। क्या ये रिएक्शन होगा? नहीं, ऑक्सीजन आपका लिमिटेड रिएक्शन था, वो तो खत्म हो गया। यदि ऑक्सीजन ही खत्म हो गया तो रिएक्शन होगा ही नहीं, क्योंकि पहले ये रिएक्शन होगा और फिर ये रिएक्शन होगा। ठीक है, तो पहले वाले केस में मोलर कंपोजिशन कितना आया? 7 मोल्स आया। ठीक है, साथ में हमें ये भी पता चला यदि हम सेकेंड रिएक्शन कराना चाहते हैं तो यहाँ पे ऑक्सीजन का अमाउंट बचना चाहिए। यदि ऑक्सीजन का अमाउंट यहाँ पे नहीं बचेगा तो हम सेकेंड रिएक्शन नहीं करा पाएंगे। ठीक है, चलिए ये तो हो गया ए। अब हम बी पार्ट सॉल्व करते हैं। तो बी वाले पार्ट में क्या है? यही सेम रिएक्शन है कि कार्बन जो है आपका ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है। कार्बन जो है आपका ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सीओ बनाएगा और फिर ये सीओ जो है आपका ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके CO2 बनाएगा। ठीक है, बैलेंस कर लेते हैं। 2 2 इसको थोड़ा नीचे रखते हैं, कैलकुलेशन भी करना है ना। और फिर ये जो CO है वो फिर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा? आपका CO2 बनाएगा। तो इसको भी बैलेंस कर लेते हैं। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे कितना है कार्बन का फ्रेंड? 24 ग्राम है। तो कार्बन का मोल निकालते हैं, N = मास बाई मोलार मास। तो 2 मोल आपका कार्बन का है। ऑक्सीजन के मोल निकालते हैं, ऑक्सीजन के मोल तो वही होंगे 96/32, 3 मोल। तो 3 मोल आपका ऑक्सीजन एटम है। ठीक है, चलिए बताइए लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? देखिए
कैसे पता करते हैं लिमिटिंग एजेंट? इसका कितना है, 2 मोल है और इसका आपका 3 मोल है, तो 2 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, मोल को स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड करते हैं और जो भी लीस्ट वैल्यू होता है वही क्या होता है आपका लिमिटिंग रिएजेंट। तो 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा और 3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। मतलब लीस्ट वैल्यू आपका कौन है, ये है। मतलब इस केस में क्या है आपका, कार्बन एक लिमिटिंग रिएजेंट है। मतलब इस रिएक्शन में कार्बन पूरी तरीके से कंज्यूम हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, ऑक्सीजन बचेगा। यदि ऑक्सीजन बचेगा फ्रेंड तो क्या सेकंड वाला रिएक्शन होगा, होगा। देखो ऑक्सीजन का अमाउंट यहाँ से बचा है, जो भी अमाउंट बचा है यहाँ पे यूज होगा, और सीओ, इस रिएक्शन में जो सीओ बनेगा वो हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। मतलब इस बार दोनों रिएक्शन होगा, पहला रिएक्शन भी होगा और सेकंड रिएक्शन भी होगा। फिर पहले रिएक्शन में से हमें क्या होगा, ऑक्सीजन का अमाउंट बचेगा क्योंकि सेकंड रिएक्शन में यूज होगा, और पहले रिएक्शन में जो सीओ का अमाउंट बनेगा वो भी आपका सेकंड रिएक्शन में यूज होगा। ठीक है, चलिए कैलकुलेट करते हैं कितना ऑक्सीजन बचा और कितना सीओ बना। तो यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट कौन है आपका, आपका लिमिटिंग रिएजेंट जो है कार्बन है। तो इसके हेल्प से हम पता करेंगे सीओ का कितना मोल बनेगा। देखिए कार्बन के 2 मोल से सीओ का 2 मोल बनता है, लेकिन स्टोइकियोमेट्री देखिए हम साफ साफ बता सकते हैं इसके 2 मोल से इसका 2 मोल बनता है। यदि इसका अमाउंट ही 2 मोल है तो इसका तो 2 ही मोल बनेगा, है कि नहीं। यहाँ पे हमें 2 मोल किसका मिलेगा, सीओ का मिलेगा। ऑक्सीजन के लिए बताइए, तो देखो कार्बन के 2 मोल के लिए ऑक्सीजन का 1 मोल लगता है, कार्बन के 2 मोल के लिए ऑक्सीजन का 1 मोल लगता है। तो हाँ, इसके 2 मोल के यदि इसका 1 मोल लगता है तो कितना बच जाएगा इसके पास, इसका 1 मोल खर्च हो जाएगा फ्रेंड, है कि नहीं। कार्बन तो पूरी तरीके से कंज्यूम होगा ना। इसका देखो पहले इसको मत देखो, पहले आप इसको देखो। स्टोइकियोमेट्री से हम बता सकते हैं ना कि, सॉरी कोएफिशिएंट से, कोएफिशिएंट से हम बता सकते हैं कि इसके 2 मोल के लिए इसका 1 मोल लगता है। मतलब इसके 2 मोल से इसका 1 मोल खर्च होगा, तो ऑक्सीजन के पास कितना मोल बच जाएगा, इसके पास टोटल 3 मोल है, 1 मोल खर्च हो जाएगा, तो कितना 2 मोल आपका ऑक्सीजन का बच जाएगा। यहाँ पे 2 मोल जो फ्रेंड ऑक्सीजन का, सॉरी 3 मोल था जिसमें से 1 मोल खर्च होगा, तो 2 मोल आपका ऑक्सीजन का बच जाएगा। तो इस रिएक्शन में फाइनली हमें क्या मिला, 2 मोल आपका सीओ मिला और 2 मोल आपका O2 मिला, 2 मोल O2 मिला, है कि नहीं। कार्बन पूरी तरीके से कंज्यूम हो गया क्योंकि कार्बन एक लिमिटेड रिएजेंट था। तो जो भी आपका लिमिटेड रिएजेंट होता है वो रिएक्शन में कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है। तो कार्बन पूरी तरीके से खर्च हो गया, कार्बन के 2 मोल से ऑक्सीजन का 1 मोल रिएक्ट किया है, मतलब इसके पास 2 मोल बच गया। अब जो 2 मोल बचा है वो इस रिएक्शन में यूज होगा, और इस पहले वाले रिएक्शन में जो 2 मोल सीओ बना है वो भी यहाँ पे यूज होगा। ठीक है, चलिए अब हम पता करते हैं कि इन दोनों में से कौन आपका लिमिटेड रिएजेंट है। जो भी आपका लिमिटेड रिएजेंट है उसी के हिसाब से आपका सीओ का मोल बनेगा। तो देखिए जब 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 आएगा, जब 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आपका 1 आएगा। मतलब ये 1 और 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 2 आएगा। मतलब लीस्ट वैल्यू आपका कौन है, ये है। यदि लीस्ट वैल्यू आपका ये है, यही आपका क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट होगा। मतलब ये क्या होगा, पूरी तरीके से कंज्यूम हो जाएगा रिएक्शन में, और इसी के हिसाब से हम CO2 का अमाउंट बताएंगे। तो इसके 2 मोल से इसका 2 मोल बनता है, तो 2 मोल ही अमाउंट है, तो इससे कितना बनेगा, 2 मोल बनेगा। ठीक है, और ये पूरी तरीके से कंज्यूम हो गया, ठीक है, क्योंकि लिमिटिंग एजेंट है ना, पूरी तरीके से कंज्यूम हो गया, ये भी पूरी तरीके से कंज्यूम हो गया। अब बताइए फ्रेंड, इसके 2 मोल के लिए इसका 1 मोल लगता है, मतलब इसके 2 मोल से इसका 1 मोल खर्च होगा, इसके 2 मोल के कारण इसका 1 मोल खर्च होगा, तो बचेगा कितना ऑक्सीजन का, 1 मोल बचेगा। ठीक है ना, इसके 2 मोल से इसके 1 मोल खर्च होता है, इसके 2 मोल के लिए इससे इसका 1 मोल खर्च होगा, तो बचेगा कितना, 1 मोल। तो फाइनली हमारे पास ऑक्सीजन जो है वो 1 मोल बच गया, और 2 मोल आपके पास CO2 बन गया। हाँ, 2 मोल आपका CO2 बन गया। तो मोलर कंपोजिशन जो होगा फ्रेंड, मोलर कंपोजिशन, देखिए क्या इसमें आपका कार्बन आएगा, नहीं, कार्बन पहले रिएक्शन का लिमिटेड रिएक्शन था तो पूरी तरीके से कंज्यूम हो गया। क्या इस ऑक्सीजन को 3 मोल इंक्लूड करूंगा, नहीं, इसका जो 2 मोल बचा था वही तो नीचे यूज हो रहा है ना, तो इसको भी इंक्लूड नहीं करूंगा। और ये जो सीओ यहाँ पे बचा हुआ, ये यहाँ पे यूज हो रहा है, तो पहले रिएक्शन में तो कुछ नहीं बचा आपके पास।
सेकेंड रिएक्शन में क्या हुआ, जो CO है ये एक लिमिटिंग रिएजेंट था तो पूरी तरीके से कंज्यूम हो गया, ये भी नहीं बचा। हाँ, ऑक्सीजन का यहाँ पे 2 मोल में से 1 ही मोल खर्च हुआ है तो 1 मोल बचा हुआ है, तो ऑक्सीजन का कंपोजिशन बचेगा, प्लस लास्ट में आपको CO2 भी मिल रहा है कि नहीं, लास्ट में आपको CO2 भी मिल रहा है। ऑक्सीजन का आपके पास 1 मोल बच रहा है और CO2 का कितना मोल बन रहा है, 2, तो मोलर कंपोजिशन मिक्सचर कितना आया, 3 मोल। तो 24 ग्राम यदि आप कार्बन लेंगे तो मोलर कंपोजिशन कितना आएगा मिक्सचर का, 3 मोल आएगा। ठीक है, समझ में आया। चलिए, तो पहले वाले पार्ट में सिर्फ पहला रिएक्शन हो रहा था, ये जो ए है इसमें सिर्फ पहला रिएक्शन हो रहा था, सेकंड रिएक्शन नहीं हो रहा था क्योंकि पहले वाले केस में आपका ऑक्सीजन जो था एक लिमिटिंग रिएजेंट था, तो ऑक्सीजन जो है पूरा पहले रिएक्शन में ही खर्च हो रहा था, दूसरे रिएक्शन के लिए ऑक्सीजन हमारे पास बच ही नहीं रहा था। पर जो बी वाला पार्ट था इसमें दोनों रिएक्शन हो रहा था क्योंकि इस बार जो आपका कार्बन लिमिटिंग रिएजेंट था तो ऑक्सीजन का अमाउंट बच रहा था और जो ऑक्सीजन का अमाउंट बच रहा था वही ऑक्सीजन आपका सेकेंड रिएक्शन में यूज हो रहा था। अब हम तीसरा वाला पार्ट देखते हैं इसका, फिर से वही रिएक्शन है कि कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा, पहले बनाएगा CO और फिर आपका ये जो CO है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा तो बनाएगा CO2। रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 और 2। अब पता करते हैं कार्बन का कितना मोल है, तो 48 ग्राम कार्बन है तो मोल निकालते हैं 48/12, तो 4 मोल आपका किसका है, कार्बन का है। ऑक्सीजन का मोल्स 96/32, तो 3 मोल आपके पास क्या है, ऑक्सीजन है। अब आप बताइए कि आपका LR कौन है, कार्बन ऑक्सीजन में से आपका लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। देखो, मोल को हम क्या करेंगे, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करेंगे, तो 4 को जब हमने 2 से डिवाइड किया तो 2, 3 को जब हमने 1 से डिवाइड किया तो 3, तो दोनों में से लीस्ट वैल्यू कौन सा आपका, ये मतलब यही लिमिटिंग रिएजेंट है कि नहीं। अब देखिए फ्रेंड, आप ओरली बता पा रहे हैं कि आपका लिमिटेड रिएजेंट कौन सा होगा, और जब हमने शुरुआत में पढ़ा था लिमिटेड रिएजेंट तब आप काफी परेशान हुए कि हम कैसे करेंगे लिमिटेड रिएजेंट के क्वेश्चन, पर आप देख के आप बता दे रहे हैं इन दोनों में से लिमिटेड रिएजेंट कौन होगा। ठीक है, ऐसे ही होता है, केमिस्ट्री जो सब्जेक्ट होता है शुरुआत में टफ लगता है, पर जैसे जैसे आप चैप्टर में आगे बढ़ते जाएंगे आपको ये सब्जेक्ट जो है आसान लगने लगता है। ये जो है आपका लिमिटेड रिएजेंट है, कार्बन जो है आपका एक लिमिटेड रिएजेंट है। तो आप बताइए फ्रेंड, क्या इस बार एक ही रिएक्शन होगा या दोनों रिएक्शन होगा, दोनों रिएक्शन होगा क्योंकि ऑक्सीजन इस बार आपका लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है, मतलब ऑक्सीजन का यहाँ पे मोल बचेगा और जो भी मोल्स बचेगा वो दूसरे रिएक्शन में क्या होगा, यूज होगा। ठीक है, चलिए, तो CO का हम अमाउंट हम किससे बताएंगे, इससे 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 बताएंगे क्योंकि ये आपका जो है लिमिटिंग रिएजेंट है। तो देखिए, इसके 2 मोल से इसका 2 मोल बनता है फ्रेंड, यदि इसके 2 मोल से इसका 2 मोल बनता है, इसके 4 मोल से कितना बनेगा, 4 ही बनेगा ना। यदि इसके 2 मोल से इसका 2 मोल बनता है, तो इसके 4 मोल से इसका 4 मोल बनेगा। और बताइए, इसके 2 मोल से इसका 1 मोल कंबाइन होता है, इसके 2 मोल से इसका 1 मोल कंबाइन होता है, तो इसके 4 मोल से इसका कितना कंबाइन होगा फ्रेंड। देखो, जितना इसका मोल लग रहा है उससे आधा इसका लग रहा है, तो 2 से यदि 1 कंबाइन हो रहा है तो 4 से 2, मतलब 3 में से 2 मोल जो है ऑक्सीजन का वो खर्च हो गया, तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। समझ में आ रहा है, इसके 2 मोल से इसका 1 मोल कंबाइन हो रहा है, इसके 4 मोल से इसका 2 मोल कंबाइन होगा, तो इसका 1 मोल बच जाएगा और ये पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा और ये आपका 4 मोल बच जाएगा, बनेगा, सॉरी, ये आपका 4 मोल बनेगा, ये पूरी तरीके से खर्च हो जाएगा और ये आपका 1 मोल बनेगा, 1 मोल बचेगा। ठीक है, ऑक्सीजन बच रहा है, CO बन रहा है, क्या ये रिएक्शन होगा, हाँ, इस रिएक्शन में CO चाहिए तो CO का मोल है, ऑक्सीजन का मोल चाहिए है, ये रिएक्शन भी हो जाएगा। ये कितना है, CO का मोल कितना है, 4 मोल आपका CO है, ऑक्सीजन में कितना मोल बच गया फ्रेंड, 1। अब ये मत लिख देना 3 मोल ऑक्सीजन के पास पहले था, इसमें 2 मोल खर्च हो चुका है इस रिएक्शन में, इस रिएक्शन के लिए कितना बचा है, 1 ही बचा है। अब पता कीजिए दोनों में से लिमिटिंग एजेंट कौन है, देखो 4/2, तो 2, 1/1, 1, तो लीस्ट वैल्यू कौन सा आपका, ये, तो ये लिमिटिंग रिएजेंट है, तो इसके हिसाब से हम क्या करेंगे, CO का प्रोडक्ट बनाएंगे। इसके 1 मोल से इसका कितना मोल बनता है फ्रेंड,
दो, तो इसके पास एक ही मोल ही है, तो इसका 2 मोल बन जाएगा। ठीक है, इसका 2 मोल बन जाएगा। इसके 1 मोल से इसका 2 मोल कंबाइन होता है, तो 4 में से, तो इसके पास एक ही मोल है, इसका 2 मोल कंबाइन हो जाएगा, तो बचेगा कितना? इसके बाद 4 मोल से 2 मोल के साथ कंबाइन कर दिया, तो बच गया इसके पास 2 मोल और इसके पास 0। समझ में आ रहा है? इसके 1 मोल से इसका 2 मोल बना और इसके 1 मोल से इसका 2 मोल खर्च हो गया, तो 4 में से 2 मोल खर्च हुआ तो कितना बचा? 2 बचा। इसको देख के स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को देख के बताने का। ठीक है, फाइनली आपके रिएक्शन में ये नहीं है, ये पहले वाले रिएक्शन का क्या था, एलआर था, तो पूरी तरीके से खर्च हो गया। ये जो आपका 1 मोल O2 बचा था जो कि इस रिएक्शन में यूज हुआ, और ये इस रिएक्शन का एलआर था, पूरी तरीके से खत्म हो गया। मतलब आपका O2 यहाँ ये भी यहाँ पे खत्म हो गया और यहाँ पे भी खत्म हो गया। समझ में आ रहा है? क्या बच गया? CO। तो जो CO यहाँ पे बना है वही तो यहाँ पे यूज हो रहा है ना, जो आपका CO बना है वही यहाँ पे यूज हो रहा है, तो आप इसको आप कैंसिल कर सकते हैं। क्यों? जो आपका CO बन रहा है वही तो यहाँ पे यूज हो रहा है। अब बताइए, इसके पास 4 मोल था जिसमें से 2 मोल खर्च हो गया, तो 2 मोल बचा है, ये 0 हो गया और ये आपका 2 हो गया। तो फाइनली मोलर कंपोजिशन में आपका बचा कौन कौन, बताइए? एक तो आपके पास बचा CO और आपका CO2, कोई ऑक्सीजन नहीं बचा है कि नहीं। तो CO का कितना मोल बच गया है? 2, और CO2 का कितना मोल बन रहा है? 2, तो 4 मोल मोलर कंपोजिशन हो जाएगा मिक्सचर का। ठीक है, तो ऐसे ही करेंगे फिर ना, हम ऐसे टाइप के क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करेंगे। इसका एक और मेथड होता है और वो हार्ड होता है, तो मैं आपको नहीं सिखा रहा हूँ। हम क्या करेंगे, हम ऐसा मानेंगे कि 2 एलिमेंट कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट बना रहा है, और फिर जो प्रोडक्ट बन रहा है वही किसी दोनों में से किसी एक एलिमेंट के साथ कंबाइन होकर अपना नया प्रोडक्ट बना रहा है। ठीक है, यदि हम इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे तो हमारे लिए क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? बताइए, आ रहा है? चलिए। यदि आपको समझ में आ गया तो अगला वाला क्वेश्चन वीडियो पॉज करके आप खुद ट्राई करना। ठीक है, चलिए। 25.4 ग्राम ऑफ आयोडीन आयोडीन एंड 14.2 ग्राम ऑफ क्लोरीन क्लोरीन are made to react are made to react completely to yield a mixture of ICl and ICl3. Calculate the number of moles. Calculate number of moles of ICl and ICl3 form. ठीक है, तो क्या कह रहा है, एक रिएक्शन हो रहा है जिसमें आयोडीन और क्लोरीन कंबाइन होकर दो प्रोडक्ट बना रहे हैं, एक तो आपका ICl और दूसरा ICl3, ICl और ICl3। तो वही आपको बताना है कि दोनों का मोल कितना होगा।
दो ICl और ICl। ठीक है, चलिए वीडियो पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए, गिन देता हूँ 5 तक। 5 4 3 2 1। तभी तक आपने वीडियो पॉज करके ट्राई कर लिया होगा। तो फ्रेंड, हम इस रिएक्शन को कैसे करेंगे? हम करेंगे कि पहले आयोडीन क्लोरीन के साथ कंबाइन होके बनाएगा आपका ICl, है कि नहीं? आयोडीन क्लोरीन के साथ कंबाइन होकर बनाएगा आपका ICl, और ये जो ICl है ये फिर से क्लोरीन के साथ कंबाइन होके आपका बनाएगा ICl3। ICl3 हम इस रिएक्शन को ऐसे ही बनेंगे कि आपका आयोडीन क्लोरीन के साथ कंबाइन होके ICl बनाएगा, और फिर आपका ICl क्लोरीन के साथ कंबाइन होके ICl3 बनाएगा। ठीक है, चलिए क्या था रिएक्शन? आयोडीन क्लोरीन के साथ कंबाइन होके बनाएगा 2ICl, और फिर आपका ICl क्लोरीन के साथ कंबाइन होके बनाएगा ICl3। ठीक है, चलिए अब यदि हमें ICl3 का यदि मोल्स पूछ रहा है, यदि ICl3 का मोल्स पूछ रहा है फ्रेंड, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? क्लोरीन का अमाउंट बचना चाहिए। यदि यहाँ पे क्लोरीन आपका लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, सोचिए यदि क्लोरीन आपका लिमिटिंग रिएजेंट होगा, मतलब क्लोरीन पूरा का पूरा इसी रिएक्शन में खर्च हो जाएगा, मतलब इस रिएक्शन के लिए तो क्लोरीन बचेगा ही नहीं। जब इस रिएक्शन के लिए क्लोरीन बचेगा ही नहीं, तो आपका ICl बनेगा ही नहीं। इस केस में ICl3 का अमाउंट कितना होगा, या मोल्स कितना होगा? 0 होगा। तो पहले रिएक्शन में क्या होना चाहिए? ये तो आपका बनेगा ही बनेगा क्योंकि दोनों के मोल्स दिए गए हैं, पर आपका क्लोरीन लिमिटिंग रिएजेंट नहीं हो सकता। यदि क्लोरीन लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा, तो इसी रिएक्शन में क्लोरीन पूरी तरीके से कंज्यूम हो जाएगा, मतलब इस रिएक्शन के लिए क्लोरीन बचेगा ही नहीं। उस केस में आपका ICl3 बनेगा ही नहीं। चलिए चेक कर लेते हैं कि आपका क्लोरीन लिमिटिंग रिएजेंट है कि नहीं है। तो आयोडीन का पहले हम मोल्स निकालते हैं। तो आयोडीन का मोल्स मास कितना है? 25.4। और आयोडीन का मोलार मास कितना होता है? देखो 127 होता है एक आयोडीन का, तो दो का 254, तो 0.1 मोल। इसका 0.1 मोल होगा। क्लोरीन के लिए बताइए फ्रेंड, तो क्लोरीन का कितना मास है? 14.2। अब क्लोरीन का मोलार मास होता है 35.5 एक क्लोरीन का, दो का 71, तो 0.2, तो 0.1 और 0.2। अब बताइए फ्रेंड, दोनों में से LR कौन होगा? साफ साफ दिख रहा है 0.1/1 तो 0.1, 0.2/1 तो 0.2। लीस्ट वैल्यू ये, यही आपका LR होगा। यदि यही LR है तो फिर ये वाला रिएक्शन होगा क्योंकि क्लोरीन का अमाउंट बचेगा। ये रिएक्शन आप करवाना चाहते थे, इसमें क्या होना चाहिए? क्लोरीन का अमाउंट बचना चाहिए था, और इसमें बच रहा है। आपका आयोडीन LR है, तो आयोडीन कम्युनिटी कंज्यूम होगा, क्लोरीन कंज्यूम नहीं होगा। ठीक है, चलिए बताइए ICl का कितना मोल्स बनेगा? ये आपका लिमिटिंग एजेंट है, इसी से हम पता करेंगे। इसके एक मोल से इसका 2 मोल बनता है, इसके एक मोल से इसका 2 मोल बनता है, तो इसके 0.1 मोल से फ्रेंड इसका कितना बनेगा? 0.1 मोल बनेगा। समझ में आ रहा है? इसका बताइए, इसके एक मोल के से इसका 1 मोल खर्च होता है, इसके एक मोल से इसका 1 मोल खर्च होता है, इसके 0.1 मोल से इसका कितना मोल खर्च होगा? 0.1 मोल खर्च होगा, तो बचेगा कितना? 0.1 मोल बच जाएगा, है कि नहीं? देखो 0.1 मोल से इसका 0.1 मोल कंबाइन होगा, 0.2 में 0.1 चलेगा, तो बचा कितना? 0.1, और ये आपका कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा, है कि नहीं? ये आपका जो है कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा। ठीक है, ये 0.2, सॉरी 0.2 होगा ना। इसके एक मोल से इसका 2 मोल बनता है, इसके 0.1 से इसका 0.2 मोल बनेगा, इसके 0.1 मोल से
इसके 1 मोल से इसका 1 मोल कंबाइन होता है, इसके 0.1 मोल से इसका 0.1 मोल कंबाइन होगा, 0.1 बच जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे पहुंचिए। अब हमारे पास 0.2 मोल ICl है और 0.1 मोल Cl2 है। 0.1 मोल आपका 0.2 मोल ICl है और 0.1 मोल क्लोरीन है। ठीक है, चलिए अब इन दोनों से पता कीजिए Lr कौन है। तो रिएक्शन बैलेंस है क्या? बैलेंस है। देखो 0.1 बाई 1 तो 0.1, 0.2 बाई 1 तो 0.2, ये आपका Lr है क्योंकि ये लीस्ट वैल्यू है, तो ये Lr है। तो इसी से हम बताएंगे कि ICl3 कितना बनेगा। तो इसके 1 मोल से इसका 1 मोल बनता है फ्रेंड, तो इसके 0.1 मोल से इसका 0.1 मोल बनेगा। ठीक है, इसका बताइए इसके 1 मोल से इसका 1 मोल कंबाइन होता है, इसके 1 मोल से इसका 1 मोल कंबाइन होता है, तो इसके 0.1 मोल से इसका कितना मोल कंबाइन होगा? 0.1, मतलब था पूरा 0.2, इसमें से 0.1 इसके साथ रिएक्ट कर गया तो बचा कितना? 0.1। तो ये कितना हो जाएगा? 0। तो बताइए, देखो यहाँ पे आपको 0.2 ICl मिला था, पर इसमें से 0.1 जो है इस रिएक्शन में यूज हो गया, तो बचा कितना आपके पास? 0.1। तो 0.1 मोल आपके पास ICl बचा और 0.1 मोल ही आपको ICl3 मिला। ठीक है, तो 0.1 मोल आपके पास ICl बचा और 0.1 मोल ICl3 आपके पास बना। ठीक है, आसान था ना? चलिए चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है आपका सोडियम reacts with O2 to form Na2O and N2O2, and also the fact is known that Na2O can be converted to N2O2 on exposure to air. Calculate the molar composition of the product mixture. Form when 4.6 kg Na react with 1972 liter O2 at 1 atm
एंड 273 केल्विन। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखो सोडियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, जब सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो दो प्रोडक्ट बनता है, एक आपका बनता है Na2O और Na2O2, यह हमें पता है जब सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो दो प्रोडक्ट बनाता है। और क्या कहना है कि आल्सो द फैक्ट नोन दैट Na2O कैन बी कन्वर्टेड टू Na2O2, मतलब यही कह रहा है कि पहले सोडियम जो होगा वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके आपका बनाएगा Na2O, ठीक है। इसके बाद जो ये आपका Na2O है ये फिर से एयर के साथ कंबाइन करके, एयर का मतलब इनका ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर फिर से ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा Na2O2 में, ठीक है, ठीक है ना। तो आपको पूछ रहा है कि आप बताइए मोलर कंपोजिशन ऑफ प्रोडक्ट मिक्सचर, मतलब प्रोडक्ट में किसके किसके मोल्स बच जाएंगे, ठीक है। चलिए तो इस रिएक्शन को पहले बैलेंस कर लेते हैं, बैलेंस तो नहीं है यहाँ पे, दो सोडियम है तो दो, और एक मिनट रुक जाए, ये ऐसे 4, यहाँ पे भी ये आपका बैलेंस है क्या, नहीं, तो 4, हाँ अब बैलेंस हो चुका है। और क्या बोल रहा है आपको, यहाँ पे सोडियम का मास दे दिया है कितना, 4.6 kg, इसका मोल से निकालते हैं, मोल्स कैसे निकालते हैं, मास अपॉन में मोलार मास। अब जो जिसका मास है वो तो केजी में है, अब मोलार मास तो ग्राम में होता है फ्रेंड, तो हमें केजी को पहले किस में कन्वर्ट करना होगा, ग्राम में। कैसे करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करके, इससे ये कट जाएगा तो 200। यहाँ पे सोडियम में कितना मोल है, 200 मोल है आपके पास सोडियम का, रिएक्शन बैलेंस है ना। ऑक्सीजन का बताइए, ऑक्सीजन का भी मोल्स इसी फॉर्मूले से निकाल लेते हैं। अब ऑक्सीजन का मोल्स कैसे निकालेंगे फ्रेंड, ऑक्सीजन का वॉल्यूम दिया गया है 1972, 1972, तो क्या दिया गया, ऑक्सीजन का आपको वॉल्यूम दिया गया है, हाँ पर ये वॉल्यूम जो है फ्रेंड वो आपका एसटीपी पे है, 1 atm और 273 केल्विन, ये किसका कंडीशन है, एसटीपी की कंडीशन है। तो एसटीपी के कंडीशन के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है n इक्वल टू वी बाई 22.4, ये कितना है 1972 बाई 22.4, अभी कितने टाइम में जाएगा, एक काम करते हैं इसको ऐसा कर लेते हैं और इसको 10 कर लेते हैं, ठीक है। अब देखते हैं 22 8 जा कितना होता है, 9 जा में होगा क्या, 22 4 9 जा 3 18, 18 और 21, 18 और 21, ये तो ज्यादा हो गया, 8 जा में होगा ना, 22.4 इंटू 8, नहीं ये तो 1792 आ रहा है, ठीक ना, 2 16 और 9 1 16, तो 1792 कर लीजिए इसको, 1792, ठीक है ना, 32 3 16 19 1 16 और 70, हाँ तो 1792 कर लीजिए, तो 1792 करने के बाद 8 तो 80, इसके कितने 80 मोल्स होंगे,
ठीक है, तो हमारे पास सोडियम का मोल्स निकल के आ गया, ऑक्सीजन का मोल्स निकल के आ गया। अब हमें क्या पता करना है कि इसमें एल कौन है। तो 400 बाई, सॉरी 200/4, तो 50, और ये 80। तो यहाँ पे आपका एल कौन है, ये है ना, ये 50 है और ये 80 है। लीस्ट वैल्यू ये आपका एल होगा। ये एल होगा, इसके हिसाब से हम बताएंगे कि कितना Na2O बना है। और एक चीज और बताइए फ्रेंड, यदि ये एल है तो क्या सेकंड रिएक्शन होगा? होगा। यदि ऑक्सीजन एल होता तो सेकंड रिएक्शन नहीं होता, क्योंकि सेकंड रिएक्शन में हम ऑक्सीजन चाहिए। यदि यहीं पे सारा ऑक्सीजन खत्म हो जाता तो फिर आपका जो ये है एल नहीं होता। ठीक है, चलिए तो बताइए, इसके 4 मोल से इसका 2 मोल्स बनता है, मतलब इसके जितने भी मोल्स है उसके आधे मोल्स इसके बनते हैं। इसके 4 मोल से इसके 2 मोल्स, तो इसके 200 मोल से इसके कितने बनेंगे? 100 बनेंगे। समझ में आ रहा है? इसके 4 मोल से इसके दो मोल बनते हैं, मतलब इसके जितने भी मोल है उसके आधे मोल इसके बन रहे हैं। इसके 200 से इसके 100 मोल्स बनेंगे। और बताइए, इसके 4 मोल से इसका 1 मोल बनता है, मतलब इसके जितने भी मोल्स है इसका 1/4 मोल इसका बनता है। जिसका 4 तो इसका 1, इसका 12 तो इसका 4, मतलब 1/4। तो 200 का 1/4 ये आप कर ही लीजिए ना। इसके 4 मोल से इसका 1 मोल बनता है, तो इसके 200 मोल से, इसके 4 मोल के लिए इसका 1 मोल लगता है, सॉरी, तो इसके 200 मोल के लिए इसका कितना मोल लगेगा? तो 4x इक्वल टू 200, x इक्वल टू 50, मतलब इसका 50 मोल लगेगा फ्रेंड। कितना? इसका 50 मोल लगेगा। तो इसके पास पूरा 80 है, जिसमें 50 खर्च होगा तो 30 बच जाएगा, और इसका 0 मोल बचेगा, और इसका 100 मोल बनेगा। कितना समझ में आया? तो इसका 30 मोल बच रहा है, और इसका आपका 100 मोल बन रहा है। यहाँ पे 100 मोल आपका Na2 यूज होगा, Na2O। यहाँ पे 30 मोल ऑक्सीजन जो है यूज होगा, और उसे आपको बताना है कितना Na2O2 बनेगा। ठीक है, ये पूरी तरीके से खत्म हो गया रिएक्शन में। और ये जो ऑक्सीजन बचा है 30 मोल, वही तो यहाँ पे यूज हो रहा है, इसको आप कैंसिल कर सकते हैं। और यहाँ पे जो आपका Na2O फॉर्म हुआ है, यही तो आपका सेकेंड रिएक्शन में यूज हो रहा है ना, इसको भी आप कैंसिल कर सकते हैं। मतलब अब हमारे पास क्या है, फाइनली हमारे पास अब 100 मोल Na2O है और 30 मोल O2 है। अब पता करना है इन दोनों से फ्रेंड Lr कौन होगा। तो 100/2 50, और 30/1 30, दोनों में से लीस्ट वैल्यू ये है, ये आपका Lr होगा। तो इसके हिसाब से बताएंगे। देखो, इसके 1 मोल से इसका 2 मोल बनता है, मतलब जितना इसका मोल्स होता है उसके 2 गुना ज्यादा इसका मोल बनता है। इसके 1 मोल से इसका 2 मोल बनता है, तो इसके 30 मोल से इसका 60 मोल बनेगा। समझ में आ रहा है? इसके 1 मोल से इसका 2 मोल बनता है, इसके 30 मोल से इसका 60 मोल बनेगा। ठीक है, इसके लिए बताइए, यहाँ पे भी यही है कि इसका जितना भी मोल्स होता है उसका 2 गुना ज्यादा इसका मोल खर्च होता है। इसके जितना भी मोल्स होता है उसका 2 गुना ज्यादा जो होता है इसका मोल खर्च होता है। तो इसके 1 मोल से यदि इसका 2 मोल कंबाइन करता है, तो इसके 30 मोल से इसका 60 मोल कंबाइन होगा। समझ में आ रहा है फ्रेंड? इसके 1 मोल से यदि इसका 2 मोल कंबाइन होता है, इसके 30 मोल से इसका 60 मोल कंबाइन होगा, तो बच कितना जाएगा फ्रेंड? 40। 40 बच जाएगा ना। देखो 100 मोल पूरा था, जिसमें से 60 मोल इसके साथ कंबाइन करके ये बना रहा है, तो बचेगा कितना? 40। और इसका कितना बचेगा? ये 0, क्योंकि यही तो आपका Lr है। मतलब इसका फाइनली 40 मोल बचा, इसका 60 मोल फॉर्म हुआ, और इसका 0 मोल बचेगा क्योंकि Lr है। तो मोलर कंपोजिशन जो हो जाएगा मिक्सचर का, मोलर कंपोजिशन, उसमें आपको क्या मिलेगा? Na2O मिलेगा, और प्लस Na2O2 मिलेगा, Na2O2 मिलेगा। इसका 40 मोल बच गया है, और उसका कितना फ्रेंड? 60 मोल फॉर्म हो रहा है। तो पूरा मोलर कंपोजिशन जो मिक्सचर का वो कितना होगा? 100 होगा। ठीक है, ये तो पूरी तरीके से खर्च हो गया, क्योंकि ये आपका Lr था, और इसका जितना भी अमाउंट बच रहा है वो सेकंड रिएक्शन में पूरी तरीके से कंज्यूम हो गया, ये भी खत्म हो गया। और इसका जितना अमाउंट बच रहा था वही सेकंड रिएक्शन में यूज हो रहा था। तो 100 बचा था, 100 में से 60 तो इस रिएक्शन में खर्च हो गया, तो बचा कितना? 40, और इसका 60 फॉर्म हो रहा है। तो यही दोनों आपके क्या होंगे? मोलर कंपोजिशन होंगे इस मिक्सचर के। ठीक है, इस तरीके से फ्रेंड इस टॉपिक के आपके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। याद रखना, जब भी 2 एलिमेंट कंबाइन होके 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो उसमें आप क्या करना, पहले 2 एलिमेंट को कंबाइन करके एक प्रोडक्ट बना लेना। ठीक है,
दो एलिमेंट को कंबाइन करके एक प्रोडक्ट बना लेना, और जो आपका प्रोडक्ट बन रहा है उसी को फिर आप क्या करना, सेकेंड रिएक्शन में रिएक्टेंट की तरह इस्तेमाल करना। यदि तीन प्रोडक्ट बना रहे हैं, समझ लीजिए आपका I2 और क्लोरीन कंबाइन होकर फ्रेंड तीन प्रोडक्ट बना रहे हैं, ICl, ICl3 और आपका ICl5। तो क्या करेंगे, पहले आप आयोडीन को क्लोरीन से कंबाइन करके ICl बनाएंगे, और फिर ICl का क्लोरीन के साथ कंबाइन करके फिर आप ICl3 बनाएंगे, और ICl3 फिर क्लोरीन से कंबाइन करा के आप ICl5 बनाएंगे, और फिर देख लेंगे यदि ये पूरी तरीके से खर्च हो गया पहले रिएक्शन में, फिर सेकंड वाला रिएक्शन होगा ही नहीं। ठीक है, यदि नहीं खर्च हुआ तो फिर सेकंड वाले रिएक्शन में यूज होगा। यदि सेकंड वाले रिएक्शन में पूरी तरीके से खर्च हो गया तो फिर थर्ड वाला रिएक्शन होगा ही नहीं। यदि इस रिएक्शन में यदि इसका कुछ अमाउंट बचेगा तो आपका थर्ड रिएक्शन भी होगा। ठीक है, तो यदि इस कॉन्सेप्ट को यूज करें ना तो हमारे लिए ऐसे क्वेश्चन आसान हो जाएंगे। हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे। एक और मेथड होता है इसका, तो वो काफी हार्ड होता है। ठीक है ना, इसके कंपैरिजन में मेथड जो होता है वो हार्ड होता है, तो मैं आपको सिखा भी नहीं रहा। चलिए अब हम मूव करते हैं मोल कॉन्सेप्ट का तीसरे पार्ट की तरफ। मोल कॉन्सेप्ट के पूरे तीन पार्ट होते हैं। पहला तो होता है प्रॉब्लम मोल वाला जो कैलकुलेशन हमने पढ़ा था। सेकंड जो पार्ट होता है वो होता है आपका स्टोइकियोमेट्री एंड इट्स कैलकुलेशन। तीसरा पार्ट जो होता है फ्रेंड वो होता है कॉन्सेंट्रेशन टर्म। कॉन्सेंट्रेशन टर्म। कॉन्सेंट्रेशन टर्म पढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक पॉइंट को कवर करेंगे, जैसे कि सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है। क्योंकि जो भी हम कॉन्सेंट्रेशन टर्म डिफाइन करेंगे हम सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के लिए डिफाइन करेंगे। तो हमें पता होना चाहिए कि सॉल्यूशन किसे कहते हैं, सॉल्यूट किसे कहते हैं और सॉल्वेंट किसे कहते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं जो सॉल्यूशन होता है उसका दो कंपोनेंट होता है। बता दीजिए कौन कौन सा। एक होता है आपका सॉल्यूट और दूसरा होता है आपका सॉल्वेंट। है कि नहीं? बचपन से आप सीखते हुए आ रहे हैं कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट को ही मिला के क्या बनता है आपका सॉल्यूशन बनता है। और आपको ये भी पता है कि जिसका अमाउंट सॉल्यूशन में जिसका अमाउंट कम होता है उसको हम सॉल्यूट बोलते हैं, और सॉल्यूशन में जिसका अमाउंट ज्यादा होता है उसको हम सॉल्वेंट बोलते हैं। तो कंपोनेंट which is generally lesser in amount, lesser in amount। तो जो आपका सोल्यूशन होता है दो कंपोनेंट से मिल के बना होता है, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। तो ऐसा कंपोनेंट जिसका अमाउंट कम होता है। अब अमाउंट में क्या क्या हो सकता है, मोल्स भी हो सकता है, मास भी हो सकता है, वॉल्यूम भी हो सकता है। ठीक है, मोल हो सकता है, मास हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है। हाँ, तो यदि आपने इसका मोल्स लिया है इसका भी आपको मोल्स ही लेना पड़ेगा। दोनों का मोल्स कंपेयर करेंगे। यदि आपने इसका मास कंपेयर किया है तो इसका भी आपको मास कंपेयर करना होगा। ऐसा नहीं आप बोलोगे कि दो मोल जो सल्यूट है, दो मोल सल्यूट है ये कम है और जो आपका 23 केजी सॉल्वेंट है ये ज्यादा है। नहीं, यदि आप इसका मोल लिए हो तो इसका मोल ले लो, यदि आप इसका मास लिए हो इसका मास लिए हो, तो दोनों का मास से मास कंपैरिजन करो, दोनों के मोल से मोल कंपेयर करो और दोनों के वॉल्यूम से वॉल्यूम कंपेयर करो। जो कम मिल रहा है वो आपका सल्यूट है और जो ज्यादा मिल रहा है वो आपका सॉल्वेंट है। ठीक है, तो कंपोनेंट विच इज जनरली लेसर इन अमाउंट, इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, कंपोनेंट कंपोनेंट विच इज जनरली
जनरली larger amount. तो component which is generally lesser in amount, component which is generally larger in amount. ठीक है, ये डेफिनेशन आपको बचपन से पता है कि जो जिसका अमाउंट कम होता है वो सल्यूट होता है और जिसका अमाउंट ज्यादा होता है वो सॉल्वेंट होता है। ठीक है, और ये जो डेफिनेशन है फ्रेंड, इसका एक लिमिटेशन है या आप इसकी वैलिडिटी बोल सकते हो। ये तभी वैलिड है जब आपका फिजिकल स्टेट सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन का सेम हो। यहाँ पे लिख सकते हो आप नोट डाल के, वैलिड ओनली इफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन रिमेन। ये तीनों का फिजिकल स्टेट सेम है। यदि ये आपका गैस है, ये भी गैस है, ये भी आपका गैस है, तब आप ऐसा बोल सकते हो। यदि ये आपका लिक्विड है, ये भी आपका लिक्विड है, ये भी आपका लिक्विड है, तब आप बोल सकते हो। ये भी आपका सॉलिड है, ये भी आपका सॉलिड है और ये भी आपका सॉलिड है, तब आप बोल सकते हो। जैसे देखिए 5 लीटर मिल्क और 10 लीटर वाटर। तो आपको पता है मिल्क क्या होता है, लिक्विड होता है, वाटर क्या होता है, लिक्विड होता है, और इन दोनों को मिलाकर जो सोल्यूशन बनेगा वो भी क्या होगा, लिक्विड होगा। तो इन दोनों में से कोई भी सोल्यूट है, कोई भी सोल्यूट है वो एक लिक्विड है, सोल्यूशन सॉल्वेंट भी आपका लिक्विड है और सोल्यूशन जो बनेगा वो भी आपका लिक्विड होगा। तो इस केस में जिसका अमाउंट कम होगा वो होगा सोल्यूट। इन दोनों में से किसका अमाउंट कम है, इसका, ये होगा आपका सोल्यूट। इसका अमाउंट ज्यादा है, ये होगा आपका सॉल्वेंट। ठीक है, इसका अमाउंट कम है तो सल्यूट और इसका अमाउंट ज्यादा है तो सॉल्वेंट। जैसे यदि यहाँ पे 10 लीटर मिल्क आ जाए, 5 लीटर वाटर आ जाए, तो जब आप मिल्क में वाटर मिलाओगे, चाहे आप वाटर में मिल्क बना मिलाओगे, दोनों केस में आपको सोल्यूशन कैसा मिलने वाला है, लिक्विड ही मिलने वाला है। इस केस में भी फिर आपका जो जिसका अमाउंट कम है, इसका अमाउंट कम है, ये होगा आपका सल्यूट। इसका अमाउंट ज्यादा है, ये होगा फ्रेंड्स सॉल्वेंट, और इन दोनों को मिलाकर मिलेगा आपका सोल्यूशन। ठीक है, तो ये कब वैलिड है, जब सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सोल्यूशन तीनों का फिजिकल स्टेट सेम है। ठीक है, अब आप में से कुछ स्टूडेंट को डाउट आएगा, सर यदि दोनों का अमाउंट बराबर हो जाए, मतलब 5 लीटर वाटर हो और 5 लीटर मिल्क हो, तो है कि नहीं, 5 लीटर ही वाटर हो और आपका 5 लीटर ही मिल्क हो, तो किसको सल्यूट किसको सॉल्वेंट, आपकी इच्छा। आप किसी को भी सल्यूट मान लीजिए, किसी को भी सॉल्वेंट मान लीजिए। आप इसको सॉल्वेंट मान सकते हैं, इसको सल्यूट मान सकते हैं, या आप इसको भी सल्यूट मान सकते हैं और इसको भी सॉल्वेंट मान सकते हैं। इस केस में आपकी इच्छा, आपको जिसको सल्यूट मानना है उसको मान लीजिए, जिसको सॉल्वेंट मानना है उसको मान लीजिए, उसको सॉल्वेंट मान लीजिए। ठीक है, ठीक है, चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि मैंने क्यों ऐसा लिखा कि जो फिजिकल स्टेट है वो सल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन का सेम होना चाहिए। जैसे देखिए, यदि मैं एक एग्जांपल लूं कि 5 ग्राम शुगर है, ठीक है, 5 ग्राम शुगर है और 100 ml वाटर है, 100 ml वाटर है, तो बताइए कौन सॉल्यूट कौन सॉल्वेंट। यहाँ पे आपका डेफिनेशन काम कर जाएगा कि जिसका अमाउंट कम होता है
वो होता है सल्यूट, और जिसका अमाउंट ज्यादा होता है वो होता है आपका सॉल्वेंट। इसका अमाउंट कम है, ये आपका सल्यूट, और ये जो है आपका सॉल्वेंट। और बताइए हम इसको कैसे पढ़ सकते हैं? हम इसको ऐसे पढ़ेंगे ना फ्रेंड कि 100 ml वाटर में, 100 ml पानी में आपने क्या किया है, 5 ग्राम शुगर को घोल दिया है। इसको ऐसे पढ़ेंगे ना आप कि 100 ml वाटर में आपने क्या किया है, 5 ग्राम शुगर को घोल दिया। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। आपका 5 kg शुगर है, 5 kg शुगर है और 100 ml वाटर है। अब बताइए फ्रेंड, कौन है आपका सल्यूट और कौन है आपका सॉल्वेंट? तो यदि आप सोच रहे हैं सर जिसका अमाउंट कम वो सल्यूट और जिसका अमाउंट ज्यादा वो सॉल्वेंट, तो अमाउंट किसका कम है? देखो ये 5 kg है और ये 100 ml है, इसका ये अमाउंट कम है ना। यूनिट देखो, यूनिट यहाँ पे छोटी है। आप कुछ बोलेंगे सर 100 तो बड़ा होता है और 5 तो छोटा होता है, और यहाँ पे केजी है ना, तो 5000 ग्राम होगा ये, तो 5000 और 100 में सोचिए फिर ये कम है, तो आप बोलेंगे सर ये सल्यूट होगा। अभी तक जो हमने डेफिनेशन पढ़ा है इसके हिसाब से ये सॉल्यूट और ये सॉल्वेंट, ये सॉल्यूट और ये सॉल्वेंट। अब आप इसको पढ़ के देखिए, इसका मतलब क्या है कि आपने चीनी में पानी को घोल दिया, सॉल्वेंट में आप सॉल्यूट को घोलते हैं ना, तो आपने क्या किया, चीनी में पानी को घोल दिया। सुनने से कितना अजीब लग रहा है, चीनी में पानी को घोल दिया। यहाँ पे तो ठीक है, 100 ml वाटर में आपने क्या किया, 5 ग्राम शुगर को डिसॉल्व कर दिया, और यहाँ पे आपने क्या किया, चीनी में पानी को कैसे कोई घोल सकता है? तो सुनने से क्या लग रहा है, गलत लग रहा है डेफिनेशन, है कि नहीं? इसलिए मैंने कहा था कि फिजिकल स्टेट सल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन का सेम होना चाहिए। अब हम पढ़ते हैं कि जब फिजिकल स्टेट सेम ना हो, सल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट सेम नहीं हो, तो हम किसे सल्यूट बोलेंगे और किसे सॉल्वेंट बोलेंगे। तो अब आप लिखेंगे सॉल्वेंट के डेफिनेशन। इफ फिजिकल स्टेट ऑफ सल्यूट, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन is not is not same, तो आप लिख सकते हो द फिजिकल स्टेट, जनरली लिख लो, जनरली द component which has same physical state as that of solution is a solvent। ठीक है, क्या कहता है कि यदि सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट सेम नहीं है, उस केस में आप देखो सॉल्वेंट पता करने के लिए कि कौन से कंपोनेंट का जो फिजिकल स्टेट है वो सॉल्वेंट की तरह है। जैसे समझ लीजिए आपका सल्यूट है, सल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। नहीं, ऐसा नहीं होगा, दो कंपोनेंट बनाते हैं, फर्स्ट कंपोनेंट और आपका सेकंड कंपोनेंट, इन दोनों को मिला के आपका सॉल्यूशन मिला। पहला कंपोनेंट आपका सॉलिड, दूसरा कंपोनेंट आपका लिक्विड है, और सॉल्यूशन भी आपका लिक्विड है। यदि सॉल्यूशन लिक्विड है तो सॉल्यूशन का जैसा फिजिकल स्टेट किसका है, इन दोनों कंपोनेंट में से किसका फिजिकल स्टेट जो है वो सॉल्यूशन जैसा है, इसका, तो ये हो जाएगा आपका सॉल्वेंट। ठीक है, द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन इज नॉट सेम,
जनरली द कंपोनेंट विच हैज सेम फिजिकल स्टेट एज दैट ऑफ सोल्यूशन इज अ सॉल्वेंट। और समझ लीजिए यहाँ पे मैं गैस ले लूँ, यहाँ पे मैं सॉलिड ले लूँ और सोल्यूशन आपको मिल रहा है गैस, तो इस केस में कौन होगा सॉल्वेंट? ये होगा आपका सॉल्वेंट, क्योंकि सोल्यूशन के जैसा फिजिकल स्टेट किसका है? फर्स्ट कंपोनेंट का है। यदि मैं यहाँ पे लिक्विड ले लूँ, यहाँ पे गैस ले लूँ और यहाँ पे लिक्विड आ जाए हमारा आंसर, तो इस केस में आपका कौन हो जाएगा? सॉल्वेंट। ये हो जाएगा आपका सॉल्वेंट, ऐसा कंपोनेंट जिसका फिजिकल स्टेट सोल्यूशन जैसा है, उसको हम क्या बोलेंगे? सॉल्वेंट बोलेंगे। ठीक है, ठीक है ना? चलिए अब हम इसी बातों से एक्सप्लेन करते हैं कि इन दोनों में कौन आपका सॉल्वेंट है। अब देखिए फ्रेंड, इस एग्जांपल को समझने के लिए आप सोचिए, आप एक शक्कर के ढेर पे खड़े हैं, ठीक है ना? आपके आसपास काफी सारा शक्कर है, 500 केजी शक्कर है, और आपने क्या किया, थोड़ा थोड़ा पानी हर जगह पे थोड़ी देर दूरी पे गिरा दिया। अब जहां पे आपका पानी गिरा होगा, वहां पे जितना भी शक्कर है वो तो उसमें डिजोल्व हुआ होगा, है कि नहीं? आपका जहां पे पानी गिरा है वहां पे जितने भी शक्कर है ज्यादा डिजोल्व नहीं होंगे, मैं मानता हूँ, पर कम से कम दो एक या दो पार्टिकल जो कि शक्कर के, वो तो डिजोल्व हुआ ही होगा। यहाँ पे डिजोल्व कौन हो रहा है? यहाँ पे शक्कर ही डिजोल्व हो रहा है, बस अमाउंट बहुत ज्यादा है। जैसे यहाँ पे आप डिजोल्व करके मानते हैं कि आपका 100 ml वाटर में मैक्सिमम मानते हैं कि आपका 5 ग्राम शक्कर ही डिजोल्व हो सकता है, मानते हैं कि इतना ही शक्कर डिजोल्व हो सकता है, तो यहाँ पे भी शक्कर ही डिजोल्व होगा। पर क्या होगा फ्रेंड, यहाँ पे 4.495 केजी शक्कर जो होगा वो अनडिजोल्व रहेगा। पर हाँ, यहाँ पे 5 ग्राम जो शक्कर है वो इसमें डिजोल्व होगा, और इन दोनों को मिला के जो फाइनली सोल्यूशन बनेगा वो भी लिक्विड ही होगा ना। सोचिए, आपके आसपास शक्कर है, शक्कर के ढेर पे आप खड़े हो, आपने जहां जहां पे पानी गिराया फ्रेंड, वहां वहां पे जो सोल्यूशन बनेगा उसका नेचर क्या होगा? लिक्विड होगा ना। लिक्विड होगा नहीं होगा? जहां जहां पे आपने पानी गिराया है वहां वहां पे जो सोल्यूशन बना है उसका नेचर क्या होगा? लिक्विड होगा। तो सोल्यूशन का नेचर कैसा है? लिक्विड है। इन दोनों में से किसका नेचर लिक्विड है? इसका। यही आपका सॉल्वेंट होगा। ठीक है ना? इसमें तो साफ साफ पता चल रहा है, इन दोनों को घोरने से या इन दोनों को डिसॉल्व करने से हमें जो मिलेगा सोल्यूशन, उसका नेचर क्या होगा? लिक्विड। यही आपका सॉल्वेंट होगा। जब फिजिकल स्टेट सोल्यूट सॉल्वेंट और सोल्यूशन का सेम नहीं है, तो आपको सबसे पहले सोल्यूशन देखना है और उसका फिजिकल स्टेट देखना है। जो भी सोल्यूशन का फिजिकल स्टेट है, सोल्यूट और सॉल्वेंट में से उन दोनों जिसका भी फिजिकल स्टेट सोल्यूशन के साथ मैच कर रहा है, वही आपका क्या होगा? सॉल्वेंट होगा। ठीक है, चलिए समझ में आया? फिर बताइए। हम्म, चलिए। तो अभी तक क्या पढ़ा आपने? सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट को मिला के क्या बनता है? सोल्यूशन मिलता है कि नहीं? सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट को मिला के आपका क्या बनता है? सोल्यूशन बनता है। तो क्या फ्रेंड मैं ऐसा बोल सकता हूँ, वेट ऑफ सोल्यूशन इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट? बोल सकता हूँ ना? वेट ऑफ सोल्यूट वेट ऑफ सोल्यूशन इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट बोल सकता हूँ। समझ लीजिए आपने पानी को वजन किया, ठीक है ना? उसके पानी को लीटर में मापते हैं, तो समझ लीजिए आपने वेइंग मशीन पे पानी का वजन निकाला जो कि था 1.2 ग्राम। उसमें आपने क्या किया, 0.5 ग्राम शक्कर मिला दिया। अब उसको वापिस जाके वेइंग मशीन पे आप मापोगे तो पूरा वेट कितना निकल के आएगा? 1.7। तो जो सोल्यूशन का वेट है वो इक्वल होता है किसके? सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट के वेट के। होता ही नहीं होता है? होता है। ठीक है, चलिए। क्या हम वॉल्यूम के लिए बोल सकते हैं फ्रेंड? क्या हम वॉल्यूम के लिए बोल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट? बोल सकते हैं?
हाँ बोल सकते हैं। जैसे देखिए फ्रेंड, ये एक ग्लास है जिसमें आपका कितना है, 2 लीटर मिल्क है, और दूसरा ग्लास है जिसमें आपका 2 लीटर वाटर है। अब इन दोनों को मिला के यदि मैं सोल्यूशन बनाऊंगा तो ये बनेगा आपका 4 लीटर, 4 लीटर, है कि नहीं? सोल्यूशन कितना बनेगा? 4 लीटर, 2 लीटर प्लस 2 लीटर। तो सोल्यूशन का जो भी वॉल्यूम है वो इक्वल है सल्यूट प्लस सॉल्वेंट के। सल्यूट के वॉल्यूम और सॉल्वेंट के वॉल्यूम को जोड़ दूंगा तो सोल्यूशन का वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। हाँ फ्रेंड, ऐसा होता है पर हर बार ऐसा नहीं होता है। ये कब होता है? ये आइडियल सोल्यूशन के लिए होता है। आप यहाँ पे लिख लीजिए, ये होता है आइडियल सोल्यूशन के लिए। अब क्या होता है आइडियल सोल्यूशन, क्या होता है नॉन आइडियल सोल्यूशन, ये मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा। तो जो आप सोच रहे हैं ना कि वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, ये हर सोल्यूशन के लिए नहीं होता है, ये आइडियल सोल्यूशन के लिए होता है। ये सोल्यूशन आइडियल था इसलिए यहाँ पे हुआ, पर हर बार वो जरूरी नहीं है। यदि आपका नॉन आइडियल सोल्यूशन है, नॉन आइडियल सोल्यूशन है, तो उस केस में जो होगा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन ये इक्वल नहीं होगा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, ये नॉट इक्वल होगा। हाँ पर वेट हर सोल्यूशन के लिए इक्वल होगा। हर किसी सोल्यूशन में आप ऐसा बोल सकते हैं कि वेट ऑफ सोल्यूशन इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट, चाहे आइडियल हो चाहे नॉन आइडियल हो, चाहे आपने गैस को लिक्विड के साथ मिक्स किया या लिक्विड को गैस के साथ मिक्स किया या सॉलिड को गैस के साथ मिक्स किया, सब केस में आप बोल सकते हो वेट ऑफ सोल्यूशन इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट प्लस वेट ऑफ सोल्यूशन। हाँ पर वॉल्यूम के लिए आप नहीं बोल सकते हो। वॉल्यूम के लिए तभी आप बोल सकते हो जब आपका सोल्यूशन आइडियल सोल्यूशन है। यदि नॉन आइडियल सोल्यूशन है तो आप ऐसा नहीं बोल सकते। ठीक है फ्रेंड, तो यही था आज का लेक्चर। अभी हमने कॉन्सेंट्रेशन टर्म स्टार्ट नहीं किया, अभी तो सिर्फ हम बेसिक कर रहे थे। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम कॉन्सेंट्रेशन टर्म स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। गुड बाय।